दोस्तों वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोककर आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे चैनल के वीडियो से आपको मार्केट की हर न्यूज़ का अपडेट रोज मिलता होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथियों, पर आज भी चैनल के 70% व्यूज ऐसे लोगों के हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप तक मार्केट की हर वो न्यूज़ पहुंचे जिससे आपको मार्केट की हर इंफॉर्मेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है शैलेंद्र भटनागर, जो कि हमें बताएंगे अब कि आज का शो किस लिहाज से खास है। ईयर एंडर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये ईयर एंडर क्यों खास है ये जानना चाहेंगे शैल जी। तो नमस्कार कविता जी, आपको मेरी क्रिसमस और हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सन 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार साल रहा, हम लोगों ने बहुत पैसा बनाया, एक से एक बढ़िया फंड्स। कविता जी, कई ऐसे फंड्स हैं जो निफ्टी से 2 गुना ज्यादा आपको इक्विटी में रिटर्न दे रहे हैं। बिल्कुल। लगभग 11-12% निफ्टी बढ़ा है इस साल। लगभग आप देखिए रिकॉर्ड हाइस पर हम लोग हैं बाजार में। लेकिन अनेक ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 22, 21, 32 बल्कि 31% भी रिटर्न आपने सन 2020 में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाजार का एक ऐसा दौर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और उसके बाद जिस तरह से बाजार ने रफ्तार पकड़ी है, शायद उसके बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था, कोई उसको भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कविता जी, बहुत ही शानदार साल रहा। लेकिन सन 2021 कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। और फायदेमंद फंड्स में अब तक के सबसे बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं श्री मनीष गुनवानी साहब, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी बिजनेस के निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के। लगभग 3-3.5 दशक से बाजार को बहुत ही करीबी तौर से देख रहे हैं, बहुत ही जाने माने निवेशक हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपने पिछले 2 दशकों में एक से एक बेहतर फंड्स मैनेज किए हैं। मनीष जी, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा करते हैं सन 2021 की। बेहतरीन रिटर्न्स हमने देखे हैं सन 2020 में। कविता जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, कई आपके फंड्स हैं जहां पर आपने 25 से 31% रिटर्न देखा है। बताइए सन 2021 में जब हम घुस रहे हैं तो किस तरीके का आप बाजार देख रहे हैं अगले 12 महीने 18 महीनों में? देखिए, हमको लगता है कि अभी ग्लोबल इकोनॉमी है और डोमेस्टिक इकोनॉमी दोनों इम्प्रूव करते रहेंगे, बिकॉज काफी सेक्टर्स अभी भी बंद हैं, जैसे ट्रैवल है, टूरिज्म है, रिटेलिंग है। काफी सेक्टर्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, तो इकोनॉमी तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा 2021 में। जिस मार्केट का जैसे हाल है कि थोड़ा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट है वो प्राइसिंग हो चुका है, बट हमको लगता है कि 2-3 साल में अभी भी अच्छा रीजनेबल रिटर्न बनेगा इन्वेस्टर का। थोड़ा सेक्टर रोटेशन होने की काफी संभावना है, क्योंकि जो बहुत सिक्लिकल सेक्टर्स है और जो कोविड इम्पैक्टेड सेक्टर्स है वहाँ ज्यादा चांस है रिटर्न बनने का। कि ये कई ऐसे स्टॉक है स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्पेस में जो 2018 से आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि मार्च के बाद हमने अच्छी रैली देखी है, बट अगर आप 2018 जनवरी से कंपेयर करेंगे तो काफी स्टॉक्स अभी भी लोअर है, और काफी संभावना है कि ये स्टॉक्स आगे जाके अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से हेल्दी रिटर्न बनने की संभावना है, स्टेडी रिटर्न बनने की अच्छी संभावना है। तो मनीष जी, जो आपने बातें कही कि 2021 में कमाल करके दिखा सकती हैं, उसका पता आपको 2020 में ही पता चला होगा, पैंडेमिक के दौरान ही पता चला होगा। मुझे ये बताइए, मोटे तौर पर आपकी रणनीति पैंडेमिक के दौरान स्टॉक्स पहचानने में, निवेश करने में क्या रही है, जिसको आप कंटिन्यू करने वाले हैं 2021 में भी, या ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे उसमें? देखिए, हर बिजनेस साइकिल का एक ट्रैजेक्टरी होता है। तो आई थिंक जब कोरोना वायरस काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया था, तो बहुत ग्लोबल डोमेस्टिक इकोनॉमी में काइंड ऑफ रिसेशन हो गया। तो आप रिसेशन से पूरा रिकवरी का जो आप साइकिल देखेंगे तो उसका एक सीक्वेंस होता है।
तो जो फर्स्ट रिकवरी आती है वो अच्छे स्टॉक्स में आती है, जो डिफेंसिव है, जो इकोनॉमी से ज्यादा लिंक नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि अप्रैल में, जून में फार्मा, आईटी, एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स रिकवर हुए कोरोना के करेक्शन के बाद। फिर जो बोलते हैं अच्छे सिक्लिकल स्टॉक्स, जैसे गुड बैंक्स, your good industrials, good cement companies, large cement companies, उसमें रिकवरी आती है। और अगर साइकिल चलता रहे, अब ये बात है कि ये जो बिजनेस रिकवरी साइकिल है कितना चलेगा, बट जनरली अगर ये थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म साइकिल है कि 2-3 साल का अगर साइकिल है, तो आफ्टर सम टाइम इवन द जो कंपनीज का लेवरेज है, जो कंपनीज का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज है और एक फाइनेंशियल डेट है, तो वो स्टॉक्स स्लोली, जो वैल्यू स्टॉक्स हम बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें रिटर्न बहुत बन सकता है अगर साइकिल थोड़ा लॉन्ग टर्म चले। तो मेरे ख्याल से हम लोग ये सेकेंड और थर्ड फेज के बीच में है अभी। जैसे जो रिटेल बैंक्स हैं, जो लार्ज कैप सीमेंट है, वो भी काफी रिकवर कर चुका है, बट अब हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इकोनॉमी ब्रॉड बेस हो रही है, मोर एंड मोर सेक्टर में तेजी आ रही है। तो अगले साल में जाते हुए ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड फेज है, जहाँ ब्रॉडर इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है, जो स्मॉलर कंपनीज हैं, जो लेवरेज कंपनीज हैं, वो लोग भी ठीक कर सकती हैं। मेरे ख्याल से काफी संभावना है कि अब हम थर्ड फेज में जाएंगे। जी गुणवानी साहब, आपने जब चर्चा शुरू करी तो काफी जोर दिया मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। आपने कहा कि सन 2018 के मुकाबले अभी भी अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको नीचे की सतह पर चलते हुए दिखेंगे, बशर्ते कि बाजार रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। बताइए, कोई पसंदीदा सेक्टर्स में आप इन नगीनों को चुनेंगे, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में? देखिए, एक तो ब्रॉडली ये सही है कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स होती हैं, जैसे छोटी बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई, सीमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सब सेक्टर्स में काफी स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा 2018 जैन पीक से काफी कम है स्टॉक्स अभी। तो अगर ये इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ती रही और मोर ब्रॉड बेस्ड हो गई, ट्रैवल, टूरिज्म, रिटेलिंग सब वापस आ गया नेक्स्ट ईयर, वैक्सीनेशन रोल आउट अगर सक्सेसफुल हो गया, तो ये जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, मेरे ख्याल से वो सेक्टर अच्छा करेंगे नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, तो जो भी निवेशक मनीष जी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में अटके हुए हैं, देखिए अब तो हम रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी हम देख रहे हैं क्या वो सस्टेन करेगी? इन तमाम निवेशकों को आप क्या कहेंगे, वो अपने मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स और एक्सपोजर को लेके क्या करें? देखिए, जनरली जब इकोनॉमिक रिकवरी होती है और ग्लोबली भी लिक्विडिटी काफी इजी है, तो हमने देखा है कि जब भी डॉलर वीक होता है तो इंडिया जैसे जो इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज है, इनमें काफी फ्लो आता है, कैपिटल आता है। तो ये एनवायरनमेंट होता है जिसमें टिपिकली मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, और वो एनवायरनमेंट लास्ट 3-4 महीने में काफी इंटेंसली हमने देखा है। तो आपने देखा कि फॉरेन फ्लो काफी स्ट्रांग रहा है, फॉरेन एफडीआई भी स्ट्रांग रहा है, और इकोनॉमिक रिकवरी तेजी पकड़ रही है। तो ये एनवायरनमेंट चेंज होने की संभावना क्या है? खाली अगर, मेरे ख्याल से मेन रिस्क ये है कि अगर ये वैक्सीनेशन का रोल आउट में कुछ इश्यू आता है, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। अगर वो नहीं हुआ तो काफी ऐसा लग रहा है कि जो
इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है वो काफी मोमेंटम से आगे बढ़ेगी। और अगर डॉलर भी वीक रहा, यूएस फेड ने काफी कमिटमेंट किया है लिक्विडिटी इजी रखने का, तो अगर कैपिटल फ्लो आता रहा तो ये तो काफी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि मिड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट ईयर। जी गुनवानी साहब, आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया और आपके जवाब में मेरा अगला प्रश्न है, पिछले 2 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हमारे विदेशी मित्रों ने भारतीय बाजारों में निवेश किए हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो दनादन पैसा आता हुआ जा रहा है, डॉलर्स की बरसात हो रही है, ये आगे आने वाले समय में आपको चलता हुआ दिखेगा? और इसकी वजह से कुछ तो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जबरदस्त ओवर वैल्यूएशन है बाजार में, बताइए उनके कुछ नाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेन का फ्लो है, आप देखेंगे कि इससे डॉलर के मूवमेंट से काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है इसका है। तो जिस समय डॉलर वीकन होता है तो फॉरेन का जो फ्लो आता है इंडिया में वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और डॉलर लास्ट 7-8 साल स्ट्रॉन्ग रहा है, तो अगेन होप ये है कि अप्रैल से जो डॉलर की वीकनिंग शुरू हुई है वो काफी समय तक चल सकती है। तो काफी ऑप्टिमिज्म है कि ये फ्लो चलता रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना तो है ही, बट स्ट्रक्चरली 2021 में फॉरेन फ्लो स्ट्रांग होने का काफी अच्छा चांस है। सेक्टर वाइज देखिए, टोटल मार्केट एक्सपेंसिव है, और क्या हुआ है कि लास्ट 3-5 साल अगर इकोनॉमी वीक रही है तो जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं तो मोस्ट एक्सपेंसिव तो ये एफएमसीजी और थोड़ा फार्मा है, थोड़ा आईटी है। ये सेक्टर्स में हमको सिलेक्टिवली स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हम पूरे साल हमने बहुत सारी थीम्स को, अनोखी थीम्स को इनफैक्ट मनीष जी काम करते हुए देखा है, डिजिटल, ऑनलाइन, ई कॉमर्स, इस बिजनेस पर आपका क्या व्यू है? नहीं, डेफिनेटली ये तो मेगा थीम है कि लोग शॉपिंग या कोलैबोरेशन के लिए सब ऑनलाइन कर रहे हैं। कोविड से ये एक्सेलरेट हो गया है। थोड़ा मेरे ख्याल से ओवरहाइप्ड है अभी। मेरे ख्याल से जो लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन और जो फिजिकल रिटेलर्स हैं या ऑफिस स्पेस है, ये सब बंद ही हो जाएगा। मे बी थोड़ा हाइप ज्यादा है, बट द ट्रेंड तो श्योरली है कि डिजिटल बिजनेस बढ़ेगा ही। हमने देखा है कि द कैपिटल स्टॉक मार्केट में भी ये काफी मैनिफेस्ट हुआ है, बट काफी कंपनीज जो डिजिटल वर्ल्ड में है वो अभी अनलिस्टेड है। और एक चीज 2021 में ये भी होएगी मेरे ख्याल से कि काफी आईपीओ आएंगी, ये जो ई कॉमर्स या जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, एंड ये रीजनेबल साइज आईपीओ आएंगे। मेरे ख्याल से काफी एक्साइटमेंट होगा इसके बारे में। जी गुनवानी साहब, अक्सर सन 2020 में और पिछले 4 या 5 साल में चर्चा रही कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत परेशानियां हैं, एनपीए लेवल्स सबको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अनेक ऐसे बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में जो आपको तेजी पकड़ते हुए दिखेंगे, रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बताइए ओवरऑल थीम आपकी क्या है सन 2021 में पूरा बैंकिंग सेक्टर को लेते हुए? बहुत जबरदस्त कहा जाता है कि अंडर वैल्यूएशन पीएसयू बैंकिंग बास्केट में है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बैंकिंग के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी में जनरली बैंकिंग अच्छा करता है, क्योंकि एसेट क्वालिटी का जो फियर है वो कम हो जाता है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो ओवरऑल व्यू हमारा पॉजिटिव है। बट इसमें 1-2 पॉइंट ये है कि अनलाइक जो प्रीवियस साइकिल्स थे, मे बी 10 साल पहले, एक नया एलिमेंट बैंकिंग में ये है कि द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हैज गॉन अप अ लॉट। तो जब टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है तो पीएसयू, जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं, अल्दो साइकिल की वजह से अच्छा कर सकते हैं, बट थोड़े चैलेंजेस उनके बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी को लेकर।
और रीजनल बैंक्स का भी आई थिंक थोड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज बन गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्रांच होने की वजह से आपको एडवांटेज मिलता था, बट स्लोली वो एडवांटेज कम होता जा रहा है। तो जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, जिनकी ब्रांड स्ट्रांग है, जिनका टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, हमको लगता है कि वो लोग का मार्केट शेयर बढ़ता ही रहेगा। तो स्मॉल बैंक या पीएसयू हो या प्राइवेट भी हो, हम लोग इतना पॉजिटिव नहीं है। गुनवानी साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से फॉरेन इनफ्लोज जारी रह सकते हैं भारतीय बाजारों में, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की नीति है उससे आपका क्या फायदा हो सकता है। जुड़े रहिए। मैं बात करना चाहती हूं उन फंड्स की जिनको खासतौर से एक तो आप हैंडल करते हैं और दूसरा जो नए एनएफओस भी आए हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि आपका जो मल्टी एसेट है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और पैसिव फ्लेक्सी कैप एफओएफ भी लॉन्च हुआ है। इसके अलावा जो फंड्स आप हैंडल करते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड है और इसके अलावा निपॉन इंडिया कैपिटल बिल्डर फंड भी है जो कि डेट कैटेगरी का है। कुल मिला के मुझे बताइए, जितने भी एनएफओस आए हैं या जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, कितना मुश्किल कितना आसान हुआ है आपके लिए 2020 में ये पैंडेमिक की सूरत में फंड्स लॉन्च करना, उन्हें मैनेज करना, और आगे की रणनीति आप क्या बना रहे हैं इन तमाम फंड्स में? देखिए, मैं ये मानूंगा कि 2020 थोड़ा फंड मैनेजर्स के लिए टफ रहा है, क्योंकि बहुत ही एक्सेलरेटेड साइकिल और बहुत फास्ट सेक्टर रोटेशन हुआ है। और ये कोरोना वायरस ऑब्वियसली किसी के विजिबल था नहीं, आउट ऑफ द ब्लू सडनली आया है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस साइकिल के जो सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस बहुत फास्ट प्ले आउट हो रही है। तो हमने फार्मा और एफएमसीजी का आउट परफॉर्मेंस देखा, फिर लार्ज कैप सिक्लिकल्स का आउट परफॉर्मेंस देखा, अब स्लोली मिड कैप सिक्लिकल्स और जो डीप सिक्लिकल्स है वो स्टॉक्स अब स्टार्ट करना चाहते। तो आपको भी एज अ फंड मैनेजर रोटेट करना पड़ा है काफी। जो आप फेयर वैल्यू सोच रहे थे स्टॉक का, वो 2-3 महीने में आ जा रहा है, क्योंकि स्टॉक्स बहुत फास्ट मूव कर रही हैं। तो जो ग्रोथ फंड है, हमारा मिड कैप फंड है, हमको उसके बारे में काफी एक्साइटेड है हम लोग। जैसे मैंने कहा, मिड कैप पे हम लोग का व्यू पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हम लोग आते हुए साल के लिए काफी एक्साइटेड है कि इकोनॉमिक रिकवरी अगर चलती रही, ग्लोबल सेक्टर्स कमोडिटीज ये वो भी अच्छा कर रही हैं, डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर भी अगर अच्छा करेंगी, तो काफी वैरायटी ऑफ स्टॉक्स अभी भी इंटरेस्टिंग है। तो होपफुली थोड़ा प्रेडिक्टेबल होगा 2021-2020 के तुलना में, क्योंकि कोरोना वायरस से काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। अभी भी आप जो वोलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे, ग्लोबली हो या डोमेस्टिक हो, काफी हाई है। तो होपफुली हम लोग के लिए थोड़ा सेडेट सोबर 2021 रहेगा। गुनवानी साहब, बहुत चर्चा हुई कि क्या अच्छा है और कहां कहां आपको वैल्यू दिखती है, कहां कहां और तेजी आ सकती है। मुझे लगता है पूरे बाजार में हल्का सा फ्रॉथ भी आता हुआ दिख रहा है कुछ एरियाज में। ये बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी रात की नींद उड़ाती है? तो जैसे का एक बड़ा रिस्क ये है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस या वायरस ये म्यूटेशन या वेरिएंट कुछ चेंज हो जाए और ये वैक्सीनेशन काम नहीं करे, तो ये सबसे बड़ा खतरा लगता है मेरे को, क्योंकि इकोनॉमीज काफी फ्रेजाइल है अभी। गवर्नमेंट ने काफी बड़ा फिस्कल डेफिसिट ले लिया है टू सपोर्ट द इकोनॉमी, और अगर फिर से लॉकडाउन से वो अगर करना पड़े, तो मेरे ख्याल से अब बफर नहीं है किसके पास, पूरा फिस्कल या गवर्नमेंट का बफर एग्जॉस्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा खतरा तो ये है। बाकी इंडिया में स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चरल रिस्क है कि ऑयल प्राइस है,
या यूएस का जो फेड है उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा फास्ट बढ़ जाए, वो एवरी ईयर होता ही है। बट मेरे ख्याल से ये पॉइंट नहीं है मनीष जी की, और इनके पोर्टफोलियो में इनको जबरदस्त मुनाफा भी हो रहा है। आपके पोर्टफोलियो की भी जानकारी हम चाहते हैं कि आपने अहम बदलाव आखिर किए क्या मनीष जी? नहीं, तो हम लोग ने देखो, हम लोग का अप्रोच ये रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक्स पे नजर रखें। हमारी काफी एक्सपीरियंस रिसर्च टीम है, और जो स्टॉक्स नहीं अच्छा कर रहे हैं पहले वो उस पे फोकस करें, और जब उनका साइकिल आता है फेयर वैल्यू के ऊपर जाती है तो बेच दें। तो ये साल ऐसा रहा है कि हम लोग का भी थोड़ा चर्न ज्यादा रहा है, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा एवरी 3 मंथ सेक्टर आउट परफॉर्मेंस इज चेंजिंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर। जी गुनवानी साहब, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ 2-2.5 घंटे मिले तो इत्मीनान से सीखें कि आपने क्या क्या तजुर्बा कमाया सन 2020 में, लेकिन समय कम है। मैं ये जानना चाह रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया वापस तेजी पकड़ती हुई दिख रही है, और ये अब 18 साल बाद एक बहुत अच्छा माहौल सा बनता हुआ दिख रहा है कि कुछ सरकारी कंपनियां प्राइवेट हैंड्स में जाती हुई दिखेंगी। बताइए आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, और अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो क्या पीएसयू बास्केट, अगर आप बैंक हटा दें तो वहां पर आपको अंडर वैल्यूएशन दिखती है? हम लोग काफी होपफुल हैं कि एक दो बड़े डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है, और माहौल जैसे आपने कहा कि ग्लोबल माहौल काफी अच्छा है, डिमांड है पैसा लगाने की, तो लोग बड़ा एसेट ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग की काफी उम्मीद है हो जाए, और पीएसयू बास्केट को डेफिनेटली रिलेट हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी भी एक बड़ी चीज है। काफी सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी कम हो गई है, तो पीएसयू बास्केट में भी थोड़े स्टॉक्स या सेक्टर्स ऐसे हैं जो जैसे थर्मल पावर है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये सब ट्रेंड्स के जो अगेंस्ट है, वो स्टॉक्स में केयरफुल रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मनीष जी हम कह सकते हैं कि महामारी ने एक तरफ जहां निवेशकों को निराश तो किया है, लेकिन उसके बाद खुशी के मारे चकित भी किया है, और यहां पर फंड हाउसेस की, फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 2021 आपके मुताबिक काफी बेहतर होने की आशंका है। शैल जी, चलिए, तो इसी बात पर फायदेमंद फंड्स को यही समेटते हैं। गुनवानी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी नॉलेज शेयर करी। मैं उम्मीद करता हूं जो रिटर्न्स आपके धारकों ने सन 2020 में कमाए हैं, उससे दुगने रिटर्न्स आपको सन 2021 में मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।